हाँ वही वाली, अदरक वाली, कड़क। चालू कर। हाय। हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मैं दिख रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिख रहा हूँ लल्ला? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे ना, बाद में करेंगे बेटा, अभी नहीं। चलिए पहले बता दो बस मुझे फटाफट से, पिछली बार कहां तक हुआ था, जल्दी। एनसीईआरटी पढ़ के आने के लिए कहा था मैंने, लुइस। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। लुइस बेस भी हो गया था, तो फिर मैंने आज वीबीटी बोला होगा, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात चल रही है आज। किसकी बात चल रही है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब देखो इधर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो किसको बताएगी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने को? सीएल कोऑर्डिनेशन किस बॉन्ड में, अभी बताएंगे अक्षर। वीबीटी पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आएगी ना, क्योंकि वीबीटी ही बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है। तो जैसे ही हम ये बताएंगे, तो अपने आप ही आपको लुइस अपने आप समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन सीख जाओगे आप। लुइस बेस हो गया था, क्योंकि लुइस बेस में सिर्फ इतना ही था कि लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज लुइस बेस होती है। उसका कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि जो भी लोन पेयर रखता है वो सब दे सकते हैं। तो उसमें ना तो टाइप ऑफ लुइस बेस होता है, ना कोई और थ्योरी होती है। सिर्फ इतना सा होता है लुइस बेस में कि जिसके पास भी लोन पेयर है वो सब लुइस बेस है। आई होप समझ में आ गया होगा लल्ला। ओ लल्ला, मचाएंगे हल्ला, हरे हर गली मोहल्ला। लुइस बेस की प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है, यही होती है बस लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज। विकास, अब आप आज्ञा दे दो। आर्यन, वेस्पर थ्योरी हम वीबीटी के बाद पढ़ेंगे। अब अगर आप आज्ञा दे तो मैं चुपचाप पढ़ा दूं और आप बिल्कुल चुप रहें, कोई फालतू का डाउट ना पूछें, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो। यस। तो मेरा सवाल यह है कि वीबीटी ये बताती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वीबीटी बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है। कौन से बॉन्ड को? पहला सवाल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि वीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। पहला डाउट क्या क्लियर हुआ कि जो वीबीटी होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। अब वीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है थ्रू फिनोमिना ओवरलैपिंग। वीबीटी एक्सप्लेन करती है बॉन्ड फॉर्मेशन को ओवरलैपिंग फिनोमिना से। किससे एक्सप्लेन करती है बताओ? ओवरलैपिंग। तो वीबीटी कहती है कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो पास आने पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन का, और एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस के रिपल्शन का। दूसरा जो फोर्स लगता है वो इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को और इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन का। तो दो फोर्स लगते हैं, न्यूक्लियस का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, और न्यूक्लियस का इस दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, ठीक है। दोनों फोर्स लगने के बाद भी अगर ये पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों जो पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होने के बाद, बोलो, अट्रैक्शन ज्यादा होने के बाद ये दोनों आपस में आकर के एक ओवरलैपिंग एरिया बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको ओवरलैपिंग एरिया। क्या कहा जाता है इसको? ओवरलैपिंग एरिया। ये ओवरलैपिंग एरिया ही कोवेलेंट बॉन्ड को बताता है। इस ओवरलैपिंग एरिया के जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या बोला दोबारा बताओ? इस ओवरलैपिंग एरिया की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर सबको? क्या बोला जल्दी बताओ? इस ओवरलैपिंग एरिया की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब जो वीबीटी होता है वो क्या बोलता है? ओवरलैपिंग एरिया जो होगा वही बॉन्ड फॉर्मेशन को बताएगा, पहली बात। दूसरी बात ये बोलता है कि वीबीटी कैन एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू ओवरलैपिंग फिनोमिना। यहां तक समझ में आ गया? अब वीबीटी क्या कहती है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
फुल्ली फिल्ड में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, खाली ऑर्बिटल में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये और ये ऑर्बिटल आपस में मिलकर ओवरलैपिंग करेंगे क्या, बोलो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग करते हैं, दोबारा बोलो। ओवरलैपिंग होगी क्या? हाँ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या इनमें ओवरलैपिंग होगी क्या, तो आंसर है नहीं होगी। अगर आपसे पूछे खाली ऑर्बिटल इनमें ओवरलैपिंग होगी क्या, तो आंसर देंगे नहीं होगी। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे कि ओवरलैपिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो यहां तक की बात ओवरलैपिंग में समझ में आई आपको। और ओवरलैपिंग में यह समझ में आया कि वीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है थ्रू ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का जो टाइप है वो क्या होता है, ध्यान से देखना। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें अगर अपन, तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की जब बात आती है तो वो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन, और एक होती है आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज, तो हेड ऑन के बाद साइडवेज आएगी, तो साइडवेज जो होगी वो आपकी होती है कोलेट्रल। क्या होती है? कोलेट्रल। क्लियर? तो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन, और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। अब एक खास बात, जब भी कोई ओवरलैपिंग होगी तो उसके लिए कंसीडर करना पड़ता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोला जल्दी बताओ? जब भी कोई ओवरलैपिंग होगी तो उसके लिए कंसीडर क्या करना पड़ेगा? समीक्षा जी कह रही हैं कि यहां पर सेम स्पिन है तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? बेटा जब भी ऑर्बिटल्स होते हैं तो ऐसे ही सेम स्पिन होते हैं। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो पाउली रूल आ जाएगा और अपने आप वो स्पिन चेंज करेंगे, क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो वो अंडरस्टूड है कि अपने आप ही स्पिन चेंज कर लेंगे। हाय समीक्षा, आप समझ में, आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? क्या ये अंडरस्टूड होगा कि जब वो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे तो पाउली रूल लगेगा, वो तो वो अपने आप ही स्पिन चेंज करके ही रहेंगे, वरना वो रह ही नहीं पाएंगे। समीक्षा अगर आप आज्ञा दे तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ समीक्षा, समी, आगे बढ़े बेटा। थैंक यू। ओके, आ गया समीक्षा का। यहां पर बढ़ते हैं वन। तो यहां पर क्या होता है कि कोई भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो तो एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माननी पड़ेगी। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानना पड़ेगा। दोबारा बोलो, कोई भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो आपको क्या मानना पड़ेगा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है वो समझना। जैसे मान लीजिए रस्सी देखी है आपने कभी? रस्सी पे आदमी चलता है ऐसे, तो एक रस्सी बंधी हुई है जैसे जिसमें मम्मी कपड़े सुखाती है, अगर आपने देखा हो तो उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहा जाता है। अब अगर उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आए ऐसे ऐसे, जैसे दो सुपरमैन टकरा गए आपस में, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर ऐसे आए परपेंडिकुलर तो पाई बॉन्ड बनता है। तो दोबारा बोलो, अगर ऐसे अलोंग द एक्सिस आएंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा, और अगर ऐसे आएंगे तो क्या बनेगा? पाई। यहां तक क्लियर हो गया? हेड ऑन। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान ली। अब जो एस ऑर्बिटल होता है वो एक बात याद रखना, तीनों एक्सिस पर होता है वो, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। ये देखो आप, तो अगर ये एक्स एक्सिस पर होगा तो तीनों ही एक्सिस पे होगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये आपका कौन सा ओवरलैपिंग कहलाएगा? एस एस ओवरलैपिंग। अब अगर मान लीजिए ये एक्स है और पी ऑर्बिटल आना है, तो पी ऑर्बिटल आपको पता है 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। दोबारा बोलो, एक एक्स, एक वाई और, तो तीनों पी, जो पी एक्सिस होती है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। देखो बोलो, ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होती हैं। तो अगर मुझे यहां पर इसके साथ लाना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो मुझे कौन सा पी लेना पड़ेगा ये बताओ? तो मुझे जो पी लेना पड़ेगा वो पी एक्स होगा। ठीक है, ये पी एक्स आएगा
तो जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी कहलाएगी? एसपी। अब अगर मुझे पी और पी ओवरलैपिंग करानी है तो कौन से पी लेने पड़ेंगे बताओ? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर जाना है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पीपी। ये तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इनसे बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया बात को? क्या क्या समझ में आया बताओ? ये एस और एस आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो एस एस ओवरलैपिंग होगी, एस और पी ओवरलैपिंग करेंगे तो एसपी ओवरलैपिंग होगी, पी और पी अगर मिलेंगे तो पीपी ओवरलैपिंग होगी। ये तीनों के तीनों सिग्मा। पीजेड नहीं हो सकता क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने एक्स मानी है अनीश। अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लेंगे तो फिर पीजेड पीजेड भी होगा। अब आया साइडवेज। साइडवेज ओवरलैपिंग कब होगी जल्दी बताओ? जब इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे बात को? क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर देखना जरा, मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी भी एक्स ही मान रखी है। क्या मान रखी है? इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोबारा बोलो, इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो देखो क्या होगा। यहां पर अगर मैं कहूं तो ये P और ये P लिया मैंने, मुझे बता सकते हो अब X, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X है, तो इस X के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन कौन होगा बताओ? एक तो ये देखो X है, तो एक तो PY हो सकता है और एक ये PZ हो सकता है। ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? PY PY हो सकता है या PZ PZ हो सकता है। दोबारा बोलो, ये PY PY हो सकता है, ये PZ PZ हो सकता है। दोबारा बोलो, या तो ये PY PY होगा या PZ PZ होगा, और जब ये आपस में मिलेंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पी पाए पी पाए। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पी पाए पी पाए। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? अविनाश, कोई एक एक्सिस आपको माननी पड़ती है जिसके अलोंग बॉन्ड बनते हैं, उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा जाता है। हमारे पास अविनाश तीन एक्सिस होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है और एक जेड होती है। ठीक है अविनाश, ऐसे अगर डाउट पूछोगे तो व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब दिस इज द रेडिकुलस। ओके प्लीज, कौन से बैच में है हम, है ना? और आप एक्सिस पूछ रहे हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, जबकि पढ़ाने से पहले मैंने बोला है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तीन में से किसी एक को मानना पड़ता है, चाहे वो एक्स मान लो, चाहे वो वाई मान लो, चाहे वो जेड मान लो। अगर मैं यहाँ जेड मान लेता तो ये पी एक्स हो जाते या ये पी वाई हो जाते। अगर मैं यहाँ वाई मान लेता तो ये क्या होते? पी एक्स होते या पी जेड होते। सिंपल सी मैथमेटिक्स बता रहे हैं, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ऐसे आईटी नहीं होती है अविनाश जी। यहाँ बैठ करके आप बोलो ए फॉर एप्पल से चालू करो, मेरा तो बैकलॉग है, तो ए फॉर एप्पल से चालू करके शुरू से पढ़ाएंगे तुम्हें कि ए फॉर एप्पल नहीं, आजकल ए फॉर एप्पल कंपनी होता है, ए फॉर आईफोन होता है, ऐसे पढ़ेंगे क्या? और उम्मीद अभी करेंगे कि जल्दी करा दो, बॉन्डिंग इतने लेक्चर क्यों चल रहा है? सर ड्रॉपर है सर, रिवीजन कब कराओगे सर? सर कोर्स कब खत्म होगा सर? सर जल्दी करा दो सर। सर हम देंगे कैसे जेई मेन सर? और डाउट क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है हमको समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बताइए। ओ भैया, ओ अविनाश अलग है भाई। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं ना। वाई आर यू इंटरफेरिंग माई क्लास? प्लीज गो। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है, चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। दोबारा बोलो।
तो क्लियर हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इधर आओ, अब आएगा पी और डी। ये कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी, डी एक्स वाई। और ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? वाई। तो डी एक्स वाई और वाई अगर लेते हैं तो आपके कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। कैसे बनेगा? देखो ऐसे, इसको बोलते हैं डी पाई और पी पाई। ठीक है, अब इधर आओ, अगर ये डी और डी आपस में मिल जाए तो ये आपस में मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? देखो, ये तो क्या बन जाएगा? ये डी पाई डी पाई। क्या बन जाएगा? ये डी पाई डी पाई। अभी रुक जाओ ना, डीएस डीएस भी आ जाएगा, रुक तो जा थोड़ी देर, अभी सब समझाएंगे। ऐसे ऐसे कचरा करोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। देख गौरव, मेरी क्लास का एक रूल है, जितना पढ़ा है उसमें डाउट पूछो, नेतागिरी मत करो, आगे मत बढ़ो। चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, सब खत्म हो जाएगा, है ना। पहले यहां पर चलो कि जितना पढ़ा दिया उस पर फोकस करो कि उसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे के डाउट आगे ही आएंगे ना, बीच में या तो कचरा कर दो। खाना कैसे खाते हो गौरव? थाली लेते हो, उसी में आप सब्जी डाल दो, उसी में रोटी डाल दो, उसी में चावल डाल दो, उसी में आप जो है वो अचार डाल दो, पापड़ डाल दो, सैलेड डाल दो, आइसक्रीम डाल दो और इसके अंदर सूप डाल दो। मजा आ गया। ऐसे ऐसे हाँ, अरे ऐसे नहीं ना खाते, ऐसे शांति से खाते कि नहीं खाते? तसल्ली से, रिलैक्स, कूल, तसल्ली से खाएंगे एक एक चीज। ठीक है, इधर देखो तो यहां पर आपका ये डी पाई हो गया। तो तीन तरह के पाई बॉन्ड्स आपके पास आए। पहला पाई बॉन्ड कौन सा आया बताओ? पी पाई। दूसरा आया डी पाई और तीसरा आया डी पाई पी पाई। ठीक है, अब कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगी जो पॉसिबल ही नहीं होगी। क्या बोला? कुछ ऐसे होंगे जिन जो पॉसिबल ही नहीं होगी। इधर देखो ध्यान से, अब कैसे होंगे, ध्यान से सुनना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग के लिए पहले मानेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अभी एमडी आ जाएगा, रुक तो सही, पढ़ा तो लेने देना। जैसे मैं कहूँ वीवीटी खत्म फिर डाउट पूछना सब, है ना। रिलैक्स होके इधर देखो सब, नंद, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब यहां से अगर मैं ऐसे आऊंगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ? क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो? सिग्मा। और अगर मैं ऐसे आऊंगा तो क्या होगा? पाई। ऐसे आऊंगा तो क्या होगा? पाई। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर मैं मान लो ऐसे आऊं कि एक इधर हो और एक इधर हो, ऐसे, तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ऐसे ओवरलैपिंग करूं तो भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर पाई परपेंडिकुलर होगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये डी एक्स वाई सेम ही होंगे ये। तो अब सवाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सबसे पहले आपको ना ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको है ना ऑर्बिटल नहीं आते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं एक बार सारे ऑर्बिटल लिख देता हूं ताकि ओवरलैपिंग क्लियर हो। ये एस ऑर्बिटल होता है, तीनों एक्सिस पर होता है। क्लियर सबको यहां तक? एक्स एक्सिस तीनों पर होगा। ये आपका पी होंगे, पी ऑर्बिटल तीन होते हैं। एक एक्स पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी रखता है उसे पी एक्स, वाई पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी रखेगा उसे पी वाई, और जेड पर जो रखेगा उसे पी जेड। यहां तक क्लियर हो गया? ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं तीन। फिर डी होते हैं, डी में क्या होता है? पांच ऑर्बिटल होते हैं। अगर यहाँ एक्स और वाई है तो इसका नाम होता है डी एक्स वाई। अगर यहां पर वाई और जेड है तो ये होता है डी वाई जेड। अगर यहां पर
एक्स और जेड हैं तो ये होता है डी एक्स जेड। अगर यहां पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो ये एक्स और ये वाई है तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। और अगर यहां पर डी जेड स्क्वायर है तो ये डी जेड स्क्वायर होता है। क्लियर? ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है? पी में 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स वाई, पी वाई और पी जेड, और यहां 5 होते हैं। ये 2 एक्सियल हैं जो कि एक्सिस पे है, ये 3 एक्सियल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है। एस ऑर्बिटल भी एक्सिस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि अगर इफ एक्स इज एंटी न्यूक्लियर एक्सिस, और आपको ये कहा उसने कि यार ये एस ऑर्बिटल है और आप पी वाई के साथ इसकी ओवरलैपिंग बताओ, पी वाई के साथ। तो एक रूल होता है, ओवरलैपिंग जो होगी ना हमेशा वो इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। क्या वाला जल्दी बताओ? ओवरलैपिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। कीर्ति लिख रही है कि D4 बताओ चौथा। जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई थी पहले दिन, उसके अंदर नोडल प्लेन पूरा पढ़ाया था, डी ऑर्बिटल पूरे पढ़ाए थे, वहां जाके पढ़े। नंद कह रहा है जीरेड एंजीरेड बता दो। जीरेड एंजीरेड अभी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाएंगे, वहां आ जाएगा। ठीक है? एफ ऑर्बिटल सिलेबस में नहीं है अंकित, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? आई होप आपके डाउट सारे मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है? अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि एस और पी है, ये पी वाई दे दिया उसने। ठीक है? ये आपकी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो आप देखो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। दोबारा बोलो, ओवरलैपिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? ओवरलैपिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब ये इस एक्सिस पर देखो, यहां पर ये कौन आ गया? न्यूक्लियस। इस एक्सिस पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? न्यूक्लियस। तो अगर ये न्यूक्लियस आएगा ऐसे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर मैं यहां एस और ये जेड ले लूं तो जेड भी उसके परपेंडिकुलर ही है, तो जेड में भी न्यूक्लियस आएगा, इसलिए कोई पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज मैं ये एक्स लेता हूं एक्सिस पे तो पी एक्स होगा। पी वाई देख के बताओ क्या दिख रहा है? फिर से न्यूक्लियस आ रहा है इस एक्सिस पे, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहां पर पी एक्स लेता हूं और ये जेड लेता हूं तो जेड भी परपेंडिकुलर ही होता है उसके, वो भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके साथ न्यूक्लियस आएगा। नहीं आया समझ? तो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, और यहां देखोगे तो न्यूक्लियस जा रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। न्यूक्लियस जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, न्यूक्लियस जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, न्यूक्लियस जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर मैं यहां पर ये कहूं, दोबारा देखना, ये आपका डी एक्स वाई दे दिया उसने। ठीक है? और ये दे दिया एस, और इफ अब की बार चेंज कर दिया उसने, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, तब बताओ इनमें ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, एस और डी एक्स वाई में?
स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई है, मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग क्या बताएंगे। देखो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है। मैं देख रहा था कि पेशेंस है कि नहीं है। ये जेड है, यहां से समझना पड़ेगा अब आपको। एक्स और वाई को देखने की आदत डालो, ये एक्स होता है और वो वाला वाई होता है। दोबारा बोलो। ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है। तो ये अगर एक्स है और ये वाई है, तो अब सोचो क्या हुआ। ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। क्लियर? तो ये वाली अगर एक्सिस जेड एक्सिस होगी तो एस ऑर्बिटल इसके ऊपर से आएगा ऐसे। ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो ओवरलैपिंग कैसे करेगा? इसके ऊपर आके। ये ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, क्योंकि फिर से वही बात है, न्यूक्लियस आएगा यहां से, सेंटर से तो न्यूक्लियस आ रहा है ना इस एक्सिस से। तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। तो इस तरह की ओवरलैपिंग आप बता दोगे। तो एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड वाली। एस पी ओवरलैपिंग होगी, आया ना? और डीपी ओवरलैपिंग होगी, जो पॉसिबल नहीं है वो होगी। ठीक है? अब देखो, नहीं समझ में आया तो उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, कि ये तीन और एक्सिस होती है। देखो यहाँ बोर्ड पर देखो मेरे उंगलियों को, आपको सिर्फ ये एक्स और वाई दिख रही है ना, तो जेड कहाँ है? बस ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा मेरी नाक की तरफ है, ये रही जेड। अब मेरे इस चेहरे को मान लो आप एस। अब ये ऑर्बिटल ऐसा है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। अब मेरा चेहरा एस ऑर्बिटल है, तो मेरा चेहरा यानी कि ये ओवरलैपिंग जब करने आएगा, दिमाग लगाओ, ये जेड से जाएगा, तो न्यूक्लियस ये रहा ना एस ऑर्बिटल का, इस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये रहा। न्यूक्लियस जेड से जा रहा है, तो जेड से न्यूक्लियस मिल रहा है ना, एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन तो गया ही नहीं ना। इलेक्ट्रॉन जब जाता है एक्सिस पे तभी ओवरलैपिंग होती है। तो ये न्यूक्लियस जा रहा है इस जेड पे, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे ही तो दिखेगा जब आप उसको ऐसे बनाओगे। देखो ऐसा नहीं दिख रहा, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, इसके ऊपर दिख रहा है ऐसे एस ऑर्बिटल। अब जिस जिसको समझ में नहीं आया अभी भी समझ में आ जाएगा। आया ना? देखो ये एस ऑर्बिटल दिख रहा है इसके ऊपर। क्लियर बेटा? अब देखो अगला। अब एक बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? व्हेन ऑल फोर लोब्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, when all four D lobes are involved in bonding of when all four lobes are involved in bonding of all four D lobes, then formed bond named as delta bonding, formed bond named as डेल्टा बॉन्डिंग। अब डेल्टा बॉन्डिंग क्या होती है? देखो, ये आपका डी ऑर्बिटल है, ये एक्स और ये वाई है। क्लियर? मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं ये वाला डी लेता हूं, देखना जरा, डी डी ओवरलैपिंग की बात हो रही है। कहां गया? उसे ढूंढो। ये अगर ये डी और डी की बात हो रही थी, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां पर कौन था? एक्स।
अरे सॉरी, माइक बंद था क्या? ओके। ये एक्स और एक्स अगर मिल रहे हैं, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, यहां पर देखो एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये दो लोब मिली हैं आपस में, तो इसको कहते हैं टू लोब्स इंटरेक्शन। टू लोब इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बना वो क्या था? पाई बॉन्ड। अब हम डेल्टा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डेल्टा बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है बताओ? कितनी लोब्स मिलनी चाहिए? फोर। बोलो कितनी लोब्स? फोर। ये लोब्स इन्हें कहा जाता है। कीर्ति बेटा ऐसे नहीं कर सकते आप। ये जो दिख रहे हैं ना, इन्हें लोब कहा जाता है। ये एक लोब है, ये दो लोब है, ये तीन लोब है और ये चार लोब है। तो बताओ डी में कितनी लोब्स हैं? बोलो कितनी लोब्स हैं? चार लोब्स। क्लियर? कितनी लोब्स आएंगी? चार लोब्स। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। चार लोब्स हैं, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहा हूं यहां पे। इफ, इस बार क्या बोला मैंने? जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोला उसने? जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। दूसरा भी अगर मैं dx वाई लूं, दूसरा भी अगर मैं dx वाई लूं, दूसरा भी अगर मैं, बोलो, dx वाई लूं, तो उसका मतलब क्या निकलता है? जेड से आएगा वो। ये वाली एक्सिस जेड है, तो वो इसके ऊपर से आएगा, इसके ऊपर आया ना? वो इसके ऊपर से आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर से आएगा, यानी कि ऐसे आएगा जैसे ये है, और ये ऊपर से आया तो चारों मिल जाएंगे एक साथ ऐसे। ये देखो ऐसे मिलेंगे ये, सीधा ऐसे। जब ऐसे मिलेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो मैं बना देता हूं इसको ऐसे। ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ये इसके ऊपर आके बैठेगा ऐसे। तो ऐसा नहीं लग रहा चार लोब एक साथ ओवरलैपिंग करिए? तो अगर चारों लोब एक साथ मिल रही हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनता है। ये लोब मिल गई, ये इससे मिलेगी, ये इससे मिलेगी और ये इससे मिलेगी, तो ये चारों लोब एक साथ मिलेंगी। हो गया? यार ये पागल है क्या यार? कौन है नमूने? तुम्हें दे दिया लिखने के लिए टाइम, तो कहते कहां चले जाते? दिख नहीं रहा तुझे ये हाथ मेरा यहाँ पे? गंवा रही है क्या आंखों से? यहां खड़ा होकर लिखने के लिए दू तेरे को? ले लिख, ले अब लिख, ये ले लिख। कहां से आते हैं? कैसे ड्रॉप ले लेते हो तुम लोग यार? है इतना कॉमन सेंस ही नहीं है तुम्हें कि टीचर बेचारा साइड में होगा गरीब आदमी कि लिख ले यार, कोई बेचारा लिखना चाह रहा है उसको, है तो कहां चले जाते हैं? लिखने का टाइम नहीं दो तो कहते हैं लिखने नहीं दे रहे। हद कर रखी है तुमने। तुम ड्रॉप ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 11वीं से भी बदतर हो तुम। 11वीं वाला बच्चा बेचारा इतना नहीं कहता जितना तुम बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे। ऊपर से कह रहे हो कि नवंबर में कोर्स करवा देना हमारा। तुम ये टाइप करने आए हो कि पढ़ने आए हो, ये बताओ पहले। अरे टाइपिंग सीखने आए हो क्या? टाइपिस्ट बनना है ना तुम्हें, कि सीखने आए हो यहाँ पे? आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो मजाक चल रही? ड्रॉपर बैच तो इतना हार्डली, इतना डेडिकेटेड और सिंसियर होता है ना जिसकी कोई हद नहीं होती है। बहुत हाईली डेडिकेटेड। ये अंशुल, ये पागल हो गया अंशुल एक तो। ये अंशुल ही बिल्कुल बिल्कुल मतलब इसका दिमाग ही खराब हो गया।
मैं कर रहा हूँ ना बात, तुझे पता नहीं है, ड्रॉपर हैं ये बहुत डेडिकेटेड बच्चे, सिंसियर, इतने इंटेलिजेंट बच्चे तूने देखे नहीं है, समझ गया। और तू एक दो बच्चों के चक्कर में बाकी को कुछ मत बोला कर, है ना। यही आईटी बेटा, आगे बढ़े। वाह, हाँ ये दो तीन नमूने रहेंगे, मैंने बोल दिया उसको रविंदर, तो इनके चक्कर में उनको क्यों कुछ बोलता है। आगे बढ़े। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है वापस से समझेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। ठीक है, देखो डेल्टा बॉन्ड का मतलब होता है जब चारों लोब एक साथ मिले, ऐसे समझना, ये जब ऐसे मिल रही हैं तो डेल्टा, और अगर ये ऐसे मिलेंगी तो पाई बॉन्ड, ऐसे मिलेंगी तो डेल्टा, और ऐसे आएंगी तो पाई बॉन्ड, ये फील लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड क्या होती है अभी बता रहे हैं ना। डेल्टा बॉन्ड अपने आप में ही डेल्टा बॉन्ड है, ये ऐसे मिलेगी तो बोलो पाई बॉन्ड, और अगर ऐसे चारों मिलेगी तो डेल्टा बॉन्ड, हाँ या ना, बोलो। क्लियर। तो यहां डेल्टा बॉन्ड है ये, जिसमें चारों लोब मिल रही। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और अब आपको ट्राई करने हैं, आई होप आप कर लेंगे, ठीक है। वगैरह है कि इफ Z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा क्या क्या बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलो शुरू करो फटाफट। जल्दी करो। डी ऑर्बिटल कभी सिग्मा नहीं बनाता, एमओटी में बताएंगे, है ना।
हो गया भाई? चलो बताओ। देखो यार, फर्स्ट अगर मैं कह रहा हूं जेड, अरे अगर मैं कह रहा हूं कि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो मेरे हिसाब से तो ये जेड के साथ एस तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया था एस अगर ऐसे होगा, एस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों एक्सिस पे होती है। एस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों एक्सिस पर है। यहां तक कोई डाउट? तो ये जेड ऐसे होगा क्योंकि आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मानी है, सॉरी। तो ये ऐसे होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड और ये जेड। अगर ये ऐसे होगा तो ये सिग्मा बनाएगा। तो इसका मतलब पी एक्स और पी वाई नहीं बनाएंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर होंगे। ये कोई डाउट? शुरू के 3 सिग्मा, बहुत बढ़िया श्रेया, धन्यवाद। यही सिखाया ना मैंने अभी। अरे बेटा, अगर ये जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस से पी आएगा तो पी ही तो बनाएगा सिग्मा। अब बाकी तो इसके साथ परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे ना। जेड के परपेंडिकुलर ही होगा एक्स और पी वाई। परपेंडिकुलर होगा तो मैंने अभी बताया था न्यूक्लियस जाएगा, न्यूक्लियस जाएगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। श्रेया क्या कर रही है बेटा, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। हम्म। श्रेया ऐसे चलेगा क्या? बोलो। बोलो। अब देखो, ये नहीं बनेगा क्योंकि अलग अलग है। नहीं बनेगा, अलग अलग है, अलग अलग है। अब पी एक्स क्या बनाएगा ये बताओ, सोचो। पी एक्स क्या बनाएगा? पी एक्स क्या बनाएगा? पी एक्स पाई बनाएगा क्योंकि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। पी वाई भी जेड बनाएगा। पी जेड सिग्मा बनाएगा। ये बताओ अब डी एक्स वाई क्या बनाएगा? एक्स वाई बना के देखें। ये आपका डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहां भी ये डी एक्स है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो ये डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। ये वाला क्या होगा? वाई जेड देखें। ये जेड और ये वाई है, ये जेड और वाई है, ये दोनों मिलेंगे तो ये तो पाई बना देंगे। आया ना? ये तो पाई बनाएंगे, लास्ट वाला पाई। ये इसके सारे सही हो गए, वो इसको समझ में आया है टॉपिक, बाकियों को नहीं आया। आई होप आप सीख गए होंगे अब। तो ये आप इससे डेल्टा बॉन्ड बता सकते हो। डेल्टा बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे बनता है डेल्टा बॉन्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। आपको कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूं। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है, कोई परेशान नहीं होगा फालतू। क्योंकि अभी हम सिर्फ बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बॉन्ड बनता है उसे डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। अब नोट में एक बात आएगी कि डेल्टा बॉन्ड जो होते हैं ना वो सभी बना सकते हैं। देखो अपन ने डेल्टा बॉन्ड लिखा था, ये क्या लिखा था यहाँ नोट में? ऑल डी ऑर्बिट 4 लोब्स। तो 4 लोब जब वर्ड आ रहा है तो क्या लिखेंगे नोट में कि ऑल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। ऑल डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, बिकॉज
It has two lobes. It has two lobes. डी जेड स्क्वायर कभी डेल्टा नहीं बनाएगा बिकॉज उसके पास टू लोब्स होंगे। अभी बताई थी आपको सारे डी ऑर्बिटल्स की शेप। कहाँ गए वो? ये होता है डी जेड स्क्वायर। इसमें आप देखो दो ही लोब होती हैं, ठीक है। कितनी लोब्स हैं? दो। आपको डी जेड स्क्वायर एक बार दिखाया भी था मैंने पहले, है ना। मैं दिखा देता हूं वापस से। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स ये रहे, ये रहा डी जेड स्क्वायर। देखो, अरे कहाँ चला गया? अरे यही बड़ा कर दें। ये ये रहा डी ऑर्बिटल। कहाँ गया यार डी जेड स्क्वायर? ये रहा देखो, डी जेड स्क्वायर। ये दिख रहा है डी जेड स्क्वायर। एफ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, सिक्स लोब। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनको पढ़ते नहीं है, ठीक है। एफ ऑर्बिटल ये होते हैं, तो हम इनको पढ़ते नहीं है। क्लियर हो गया? अब एफ ऑर्बिटल दिख रहे हैं। कई बच्चे बोलेंगे एफ कैसा होता है, तो ये हो रहा है, इसलिए हम पढ़ते नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो इनके ना तो बॉन्डिंग पूछेगा ना कुछ होगा, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा नहीं बनाएगा बेटा। इसकी अविनाश हम कहाँ पढ़ेंगे? एमओटी में पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर देख सकते हो आप, ये डी जेड स्क्वायर में ये दो ही लोब है। ये तो रिंग होती है ब्लू कलर की जो दिख रही है, दिस इज रिंग। ये रिंग है सिर्फ। ये लोब होती है एक और एक दो, दिस इज दो लोब और ये रिंग। तो डी जेड स्क्वायर कभी डेल्टा नहीं बना सकता, ये फील आ गई। ये आपका ऐसा होता है, डी एक्स वाई समझ में आ गया। ये देखो एक्स और वाई के बीच में लोब्स, वाई जेड समझ में आ गया, बीच में है लोब्स। डी एक्स स्क्वायर, ये तो एफ आ गया। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो अभी वाई जेड आ गया। अब ये डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, देखो ये लोब एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया सब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप कोई डाउट नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला देखो। तो कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो डी वो नहीं बना पाएगा डेल्टा बॉन्ड? बताओ, बोलो। रिंग क्या होता है? ये सब हम पढ़ा चुके हैं आदर्श, जब वहां पर पढ़ोगे आप। जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई थी इन्हीं के लिए, ऑर्बिटल्स, नोडल प्लेन, सब, ठीक है। क्लियर दोस्तों? डी जेड स्क्वायर नहीं बना पाएगा। अब डेल्टा बॉन्ड के बाद एक और बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड। इसको सिर्फ याद रखना है। इसे डेल्टा बॉन्ड को एक नाम और दे सकते हो आप, फोर लोब इंटरेक्शन, क्योंकि उसमें चार लोब एक साथ मिल रही है। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? फोर लोब इंटरेक्शन। क्या? फोर लोब इंटरेक्शन। कितनी लोब बोलेंगे बताओ? फोर लोब इंटरेक्शन। अब आएगा आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वो सिक्स लोब इंटरेक्शन होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? सिक्स लोब इंटरेक्शन। ये आपका एफ ऑर्बिटल होता है जो मैं बना रहा हूं। आपको बस इसको याद रखना है कि सिक्स लोब इंटरेक्शन को पाई बॉन्ड कहते हैं। इसमें ऐसे होती है छह लोब। ये इसी के साथ एक और आएगा तो वो छह लोब इंटरेक्शन करेगा। ये
ये 6 लोब इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड। और ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल में पाया जाता है, यूरेनियम U2। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पाई बॉन्ड किसमें होता है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है कि भैया 6 बॉन्ड में 5 बॉन्ड होता है। एक और होता है क्वाड्रपल बॉन्ड। क्वाड्रपल बॉन्ड क्या होता है, ये आपको बस याद रखने नाम, क्योंकि नाम आ जाते हैं तो नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ताकि आपको एक अवेयरनेस पता रहे कि हाँ भाई हम कर रहे हैं सब, ठीक है। क्वाड्रपल बॉन्ड जो है वो ये होता है, जिसमें एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा होता है। इसको मिला करके क्वाड्रपल बॉन्ड बोला जाता है। एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा को, बस ये याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना। क्या बोला जल्दी बताओ, इसको याद रखना है, कुछ नहीं करना। एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा को मिलाकर क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ, क्वाड्रपल बॉन्ड। क्लियर। क्वाड्रपल बॉन्ड स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। ये आपका टाइप ऑफ बॉन्ड ओवरलैपिंग में कंप्लीट हो गया कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक डेल्टा होता है, एक पाई होता है और एक क्वाड्रपल होता है, ठीक है। क्लियर सबको। स्ट्रक्चर का नाम बेटा बाद में आएगा बॉन्डिंग में, जब CFT मतलब पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तब। क्लियर सबको। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ये जो बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग के साथ, उसके कुछ सवाल। अब मुझे ये बताओ कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये डिपेंड करती है 1/साइज पर। किस पर? 1/साइज। या डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर, यानी कि डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये हम किसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसकी साइज है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। पी कैरेक्टर मतलब पी कैरेक्टर, पी का कैरेक्टर। तो हम अब जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे थे, वही आपका स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। समझ गए। रोहित कह रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रपल बॉन्ड है। एक ही एग्जांपल है, वो आपको याद रखना है, राइनियम Re का। बस ऑप्शन टिक कर देना कि इसमें क्वाड्रपल बॉन्ड है। अब सवाल ये होता है कि जैसे मान लो साइज वाला फैक्टर क्यों बना इस पर, ये देखते हैं। ये एस है तीनों एक्सिस पर। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो s ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो s है इसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ओवरलैपिंग में सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां है।
तो एस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन तीनों जगह है, तीनों एक्सिस पर है। ठीक है, अब ये जब मिलेगा तो ये ऐसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां आएगी, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां आएगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां आएगी तो सोचो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां आएगी तो ये न्यूक्लियस होगा, ये प्रोबेबिलिटी यहां होगी। अब मैंने जब साइज बढ़ा दिया, तो ये ऐसे होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्पर्स होगी नहीं होगी, अब प्रोबेबिलिटी डिस्पर्स हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी अगर डिस्पर्स होगी तो अब देखो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां कम आएगी। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई नहीं बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब यहां पर अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं होगा, और अगर अट्रैक्शन कम होता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड किस लिए बनता है, स्ट्रेंथ, बॉन्ड किसके लिए बनता है, स्ट्रेंथ। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये ओवरलैपिंग दे दे एग्जामिनर, तो बताओ कौन सा स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। हाँ बेटा, होता है। अब ये जो है ना, ये जो फर्स्ट दिख रहा है इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को बताता है, ये इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये साइज को बताता है, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, साइज को बताता है। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, बताओ। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, बताओ। इसका मतलब यही सबसे ज्यादा होगा, पक्का। लेकिन अब अगर सवाल दे दिया, ये वाला जो फैक्टर होता है कब लगेगा, व्हेन साइज इज कांस्टेंट, और ये फैक्टर हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। अगर ये वाला सिर्फ तभी लगाना है जब क्या होगा, साइज कांस्टेंट होगा। दोबारा से बोलो, ये सिर्फ कब लगाना है, जब साइज कांस्टेंट होगा। ये कब लगाना है बताओ, जब साइज कांस्टेंट होगा। अब सवाल देखो कैसा दिया उसने, सवाल दे दिया उसने कि अब बताओ 2s 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 2p और 2p 2p में कौन स्ट्रांग है, बोलो। 2s 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 2p और 2p 2p में कौन है। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ क्या होगा, इन सब का तो साइज कांस्टेंट है, ये 2 है 2 है 2 है 2 है। साइज अगर कांस्टेंट है तो किससे देखते हैं, साइज अगर कांस्टेंट है तो किससे देखते हैं बताओ। साइज अगर कांस्टेंट है तो हम देखेंगे, बोलो, डायरेक्शनल कैरेक्टर से। अब डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो, अगर ये एस एस आपस में मिले तो आप ये देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यार। मैंने एक बात बोली थी कि ओवरलैपिंग जो होती है उस ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताओ, एक डाउट पूछेगा वो कि ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। तो इस एरिया में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड बनेगा। क्या बोला जी बताओ? इस एरिया में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ज्यादा बॉन्ड बनेगा। लेकिन एक सवाल है मेरा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो रिपल्शन होता है, और अगर रिपल्शन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो रिपल्शन होगा। आप कह रहे हो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो फिर इस हिसाब से तो आपका बॉन्ड वीक आना चाहिए, हाँ है ना? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्शन तो होगा, लेकिन फिर कैसे ऐसा हो रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ज्यादा बॉन्ड बनेगा? उसका रीजन देखना। मान लो आपको 100 लोगों को एक कमरे में मैंने बिठा रखा और आप सबकी इच्छा क्या है? मुंडी गाड़ दो एक दूसरे की खतरनाक तरीके से, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ऐसे खतरनाक दुश्मन हो आप, एक दूसरे को उड़ा दो बिल्कुल मुंडी। ठीक है, अब लेकिन मैंने वहां एक शेर बांध दिया, शेर के पांव में एक जंजीर है और वो शेर उस पूरे कमरे तक घूम सकता है, इतनी लंबी जंजीर है उसके पास। और शेर को इंस्ट्रक्शन है कि इनमें से कोई हिला भी ना तो निपटा देना। क्या बोले जल्दी बताओ? क्या क्या है कि अगर हिला भी तो निपटा देना। तो आप क्या होगा? दुश्मन हो आप एक दूसरे के, भयंकर वाले। फिर भी आप चुपचाप बैठे हो क्योंकि आपको तो मार डालेगा, यानी कि शेर आपसे ताकतवर है, इसलिए आप हिल भी नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात, अब मान लो मैंने शेर की जगह एक छोटा सा पिल्ला बिठा दिया, वो वोडाफोन वाला आता है ना पी करता हुआ, वो बेचारा पिल्ला बिठा दिया, और उस पिल्ले को बोला कि हिले तो निपटा देना इनको, और सब जानी दुश्मन है। तो क्या होगा? सबसे पहले आप उस पिल्ले को मार दोगे, जो बोले सोनिया सत श्री अकाल, सबसे पहले उस पिल्ले को निपटा दोगे तुम। क्यों? क्योंकि पिल्ला आपसे वीक है। क्योंकि पिल्ला क्या है? आपसे वीक है। पिल्ला वीक है इसलिए आपने उसको निपटा दिया, यानी कि अब आप आपस में लड़ मरोगे। कहने का मतलब अगर आप दो सब एक साथ जो कि जानी दुश्मन है वो बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बिठाने वाला जो फोर्स है वो आपसे स्ट्रांग है, और वो फोर्स शेर था। तो यहां जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बिठाने वाला फोर्स है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। तो इसका मतलब उल्टा निकला नहीं निकला कि यहाँ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो स्ट्रांग अट्रैक्शन ही उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहां पर बिठाएगा। और यही तो हमने पढ़ा था कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है। अट्रैक्शन अगर जाता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो फील आई अंदर से, यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्ट्रॉन्ग उतना ही बॉन्ड होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए उतना ही न्यूक्लियस अट्रैक्शन होगा। आया ना? न्यूक्लियस को रखने के उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब यहां इस एरिया में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तीनों ही एक्सिस पर इक्वल होती है। दोबारा बोलो, ये जो एस ऑर्बिटल है इस पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तीनों ही एक्सिस पर इक्वल होती है। तो एक एक्सिस पर कितनी आई? 1/3 मान लें इसको एक तरह से मैथमेटिकली। यानी कि जब ये एस और एस ओवरलैपिंग करेगा, जब ये एस और एस ओवरलैपिंग करेगा तो 1/3 आएगा। अब अगर मान लीजिए एस आया और पी आया, अब पी की सिचुएशन को समझना है आपको। पी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां होती है, तो ऐसा नहीं लग रहा आधी यहां है आधी यहां है, हाफ हाफ। दिमाग की बत्ती जलाओ।
आधी यहां है और आधी यहां है। तो अगर आप ये देखोगे कि यार यहां पर देखोगे इन दोनों में, तो पी में आधी इधर होती है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इस जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी आएगी, 1/3 प्लस 1/2। अब जब पी और पी आपस में मिलेंगे तो आप सोच सकते हो कितनी आएगी, यहाँ हाफ प्लस हाफ, फील आई कि नहीं आई। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां आएगी, जहां ओवरलैपिंग एरिया है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां आएगी, जहां ओवरलैपिंग एरिया है। सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया है, बताओ। सबसे ज्यादा कहां आएगी, जहां ओवरलैपिंग एरिया है। मयंक मैं चेक कर लूंगा बेटा, है ना, ठीक है, मत लिखो, देख लिया हमने। तो पी में इसका मतलब स्ट्रांग ये होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है, जब साइज कांस्टेंट हो। ये कॉन्सेप्ट कब लगाओगे, जब साइज कांस्टेंट हो। दोबारा बोलो, 1/3 क्यों किया बेटा, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक्सिस पर इक्वल है। 3 एक्सिस होती हैं, तो एक एक्सिस पर कितनी आई प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/3। एक एक्सिस पर कितनी आई, 1/3। एक एक्सिस पर कब कितनी है, 1/3। और ये कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब साइज कांस्टेंट हो। अब मैं दोनों का मिक्सचर दे दूं क्या सवाल, देखे करेंगे। जल्दी बताओ, ट्राई करो फटाफट फटाफट। यस सर, ट्राई ट्राई ट्राई, जल्दी। साइज चेक इसलिए करना है क्योंकि साइज डोमिनेटिंग रहेगा। साइज जैसे ही बढ़ता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जल्दी करो इसको। रोहित होता है बेटा, है ना। अभी आपने नहीं पढ़ा तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सवाल को करो, अभी उस पर अटके मत रहो, स्टक मत हो जाओ उसी छोटी सी चीज पर। आपको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं दुनिया में नहीं होता है। प्लीज अब जल्दी करो इस सवाल को, ये आएगा आईटी में। जल्दी करो रोहित। वाह, जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। थैंक यू श्रुति, सॉरी थैंक यू केशु। सोचो, जल्दी करो, अच्छा सवाल है ये। हो गया। अब आंसर देखो इसका। सबसे पहले आपको डोमिनेटिंग फैक्टर होगा साइज, ये तो बताया था अभी अभी। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, साइज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइज ये 1s है सबसे ज्यादा। अब छोटा साइज है इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ही होगा। लेकिन अब इन दोनों को आप देखो तो क्या इन दोनों में आपको साइज सेम नजर आ रहा है, चेक करो। ये 1 2 1 2 साइज सेम आ रहा है, हाँ। 1 2 1 2 है तो इसका मतलब साइज सेम है। साइज अगर सेम होता है तो फिर डायरेक्शनल कैरेक्टर से देखते हैं, पी कैरेक्टर से, यानी जिसमें पी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो पी ज्यादा किसका है देखो, 1s 2p और 1s 2s। अगर आप इसको देखो 2s 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 2p, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। अब इन तीनों को देखो, बोलो।
अगर इन तीनों को देखते हो तो साइज कांस्टेंट है, तो फिर से कौन ज्यादा होगा? पी वाला। टू पी, टू पी और टू एस। अब इन तीनों को देखो तो क्या होगा? इनमें भी साइज कांस्टेंट है, तो टू एस थ्री पी, टू एस थ्री एस। थोड़ा समझ में आ रहा है तो ज्यादा समझो ना इमेज, थोड़ा सिलेक्शन चाहिए कि सारा सिलेक्शन चाहिए? इमेज लेकर थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा, ये तो पढ़ा चुका हूं उसको, अब सवाल दिया है उसके ऊपर, तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ ताकि थोड़ा और ज्यादा समझ में आए। अब इनमें देखोगे आप तो क्या दिख रहा है? इनमें देखोगे तो फिर से साइज कांस्टेंट है, तो थ्री पी सबसे ज्यादा, फिर थ्री पी और फिर थ्री एस। दोबारा से बताओ कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज चेक करनी थी, साइज, क्योंकि साइज डोमिनेटिंग होता है। अगर साइज डोमिनेटिंग होगा तो इसका मतलब जिसका साइज छोटा होगा वही सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। तो दोबारा से देखो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था 1/साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब था परसेंटेज पी कैरेक्टर, और ये तब लग रहा था जब वेन साइज कांस्टेंट। तो भाई जब साइज बराबर हो, दोबारा से बोलना, जब साइज बराबर हो, जब साइज बराबर हो तो उस कंडीशन में आपको पी वाले का ज्यादा बोलना है। तो मैंने सबसे पहले चेक किया, ये साइज सबसे छोटा इसी का दिख रहा, तो सबसे स्ट्रांग ये हो जाएगा। अब मैं जैसे ही यहां गया तो मुझे दिखा कि अरे ये तो सेम साइज वाले हैं, तो इन दोनों में चेक किया तो साइज जब सेम आया तो पी वाले का ज्यादा होगा, ये पी वाले का ज्यादा करा, इसका कम करा। ठीक है बेटा, डी वाले अभी बाद में आएंगे क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, ये सब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इनकी ओवरलैपिंग अलग होती है, उनकी अलग होती है ना। मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो कचरा मत करो ना उसके अंदर पानी डाल के। आई होप आपको समझ में आ गया हो। हाउ वी कैलकुलेट परसेंट पी कैरेक्टर। बिल्कुल, दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में जब नाम आएगा तो अमन का आएगा। अबे अगर कहीं एस है और कहीं पी है तो पी ही हुआ ना, वो तो क्या कैलकुलेट करना है उसमें, कहीं जबरदस्ती पड़ी नहीं रही, कहीं पर जरूरत नहीं पड़ रही है पी कैरेक्टर की। पी कैरेक्टर को डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, उसका रीजन होता है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर है तो डायरेक्शनल होगा, पर्टिकुलर एक्सिस पर। जैसे पी एक्स अगर है तो एक कंफर्म है कि एक्स पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। पी वाई अगर है तो पी वाई पर ही मिलेगी, दिस इज द डायरेक्शनल। पी जेड है तो जेड पर ही मिलेगी, डायरेक्शनल। इसलिए रोहन डायरेक्शनल बोलते हैं पी को। अब एस ऑर्बिटल को बात क्या कहेंगे बताओ? एस ऑर्बिटल को नॉन डायरेक्शनल कहेंगे। नॉन डायरेक्शनल क्यों कहेंगे? क्योंकि एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एक्सिस पर होती है, तो आप किसी भी एक्सिस से अगर जाएंगे तो क्या होगा? तीनों एक्सिस से जाएंगे तो आपको हर एक्सिस पर मिलेगी, इसलिए नॉन डायरेक्शनल है। अब पी कैसे देखते हैं, समझ में आ गया पी देखने का तरीका? तो पी पर तो है ही सही, वो पी तो सभी पर है। 3p और 1s में 1s ज्यादा क्यों? क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर तो साइज होता है, इनफ्लेमेबल। और अगर साइज होगा तो साइज से देखेंगे तो साइज सबसे छोटा है 1s का, 3p का साइज बहुत बड़ा है। p वाला तभी देखते हैं जब साइज कांस्टेंट हो। तो 1s और 3p अगर कंसिडर करेंगे तो 1s ही स्ट्रांग होगा, 3p का तो साइज बहुत बड़ा हो गया। वो तो तभी लगाना है जब, वो तो तभी लगाना है जब
साइज कांस्टेंट हो, जैसे इनमें साइज बराबर है 3 3 3 3 3 3, इनमें साइज बराबर हो, तो साइज अगर बराबर आया तो पी वाले का ज्यादा होगा, इसलिए 3p फिर 3p और फिर 3s। इधर आओ, यहां साइज कांस्टेंट है तो कौन ज्यादा होगा, पी वाला, इसलिए 3 ये आपका पहले आया। फिर अब आप घर जाके प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से एक छोटे छोटे सवाल पूछूं, जैसे 2s 2p 2p, चलो बताओ इनमें किसका ज्यादा होगा। सोचो अब किसमें ज्यादा होगा। डी बाद में आएगा बेटा आयुष, डी वाले सवाल अगले आएंगे आगे, है ना, अभी नहीं आएंगे क्योंकि सिग्मा नहीं बना रहा ना वो, तो पाई वाले में आएगा डी का स्ट्रेंथ। ठीक है, अब किसका ज्यादा आएगा, इसका। लेकिन अगर मैं 1s और 1s 2p में पूछूं तो किसका ज्यादा होगा, आप बताओ। 1s और 1s 2p में किसका ज्यादा, सोचो। यही हो चुका है, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं दोबारा इसकी, ताकि समझ में आए कि क्या डाउट है। अब किसका होगा जल्दी बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है 1s का ही ज्यादा होगा। अब ये इसको समझ में आ जाए ना अगर आपको, तो पिछला वाला सवाल अपने आप हो जाएगा। ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि साइज छोटा है, ये साइज बड़ा हो गया। यहाँ पी वाला ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि साइज सेम। बस इन दोनों से ही वो पिछले वाले क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ। ये वाले से ही आप समझ सकते हो। क्लियर, इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट लग रहा है ऊपर पूरे सवाल के अंदर। तो अगर ऐसे कैसे अब आपसे पाई बॉन्ड की बात कर ले और आपसे क्वेश्चन पूछ ले यार कि 2p पाई 2p पाई 2p पाई और 3p पाई और 3p पाई और 3p पाई में तो पाई बॉन्ड भी वही है, साइज से देखेंगे यही आएगा। हाँ है ना, यही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई का भी आ गया। ठीक है, अब वीबीटी क्या बोलती है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनेंगे। दोबारा बोलो, वीबीटी क्या बोलती है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पाई बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1, कितना बनेगा 1। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं हो तो एक्साइड कर लेता है। क्या कर लेता है, एक्साइड। ऑक्सीजन की बात करो, तो 2 अनपेड होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे। 2 अनपेड होंगे तो क्या होगा, 2 बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन की बात कर लो तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 ठो। ए बबुआ कितना रे, 3 ठो, तो 3 ठो बॉन्ड बनेंगे।
ये 3 ठो बॉन्ड बन गए। अब अगर ये 3 ठो बॉन्ड बन गए तो इसीलिए 3 बॉन्ड बना लेता है ये। क्लियर? तब सवाल जो पूछा उसने वो पता है क्या पूछा? यार कार्बन की सिचुएशन है जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये, और अगर ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से एक्साइड कर ले तो कितने हो गए? 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 4। तो फिर ये 4 बॉन्ड भी तो बनाना चाहिए ऐसे। जब नाइट्रोजन 3 बना रहा है तो इसको भी 4 बनाना चाहिए ऐसे। और क्वेश्चन है कि C4 बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने वीबीटी से पूछा क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, आपके लॉजिक से तो कर रहा है। भाई आप देखो, वीबीटी कह रही है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उतने बॉन्ड बनते हैं, अगर सफिशिएंट नहीं हो तो एक्साइटेशन कर लेता है। तो यार यहां तो एक्साइटेशन हो रहा है। भाई यहां तो एक्साइटेशन हो रहा है। अगर यहां एक्साइटेशन हो रहा है तो सोचो क्या होगा। 4 बॉन्ड बनने चाहिए लेकिन फिर नहीं बन रहे, तो वीडी से पूछा क्यों नहीं बने, तो उसका रीजन सिंपल देखो। एक्सिस कितनी होती है? 3। तो एक साथ ओवरलैपिंग कितनी हो सकती है? 3। अगर एक्सिस 3 है तो एक साथ ओवरलैपिंग कितनी हो सकती है? सिर्फ 3। एक साथ ओवरलैपिंग कितनी हो सकती है बोलो? 3। तो अगर एक साथ 3 ओवरलैपिंग हो सकती है तो 4 बॉन्ड कभी नहीं बन सकते। समझ गए? तो नोट करके क्या लिखोगे बिकॉज आंसर में? बिकॉज 3 एक्सिस अवेलेबल at the time of overlapping। ठीक है, बोलो। तो 3 एक्सिस होगी तो 3 ही बना पाएगा वो, 4 बॉन्ड कभी नहीं बन सकते, इसलिए सी ऐसे लिखते हैं ये। इसको C2 सॉलिड भी लिख सकते हैं। क्लियर? बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। पक्का पढ़ के आइएगा इसको अच्छे से।